बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हमने तिलक के सामाजिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। आज हम तिलक के राजनीतिक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तिलक ने राज्य से संबंधित सैद्धांतिक पक्ष का विस्तृत एवं व्यवस्थित विवेचन नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर मौलिक दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया। तिलक की आध्यात्मिक धारणाओं ने उन्हें के राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया था। तिलक एक वेदांतवादी थे और वेदांत के अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की राजनीतिक धारणा का विवेचन किया। तिलक का मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक दासता से मुक्ति था। तिलक ने संपूर्ण देश को मूर्त एवं गतिशील विचार देकर अद्भुत जन जागरण पैदा कर दिया। तिलक के विचारों में हमें यथार्थवाद के तत्व देखने को मिलते हैं, लेकिन वे होब्स और मैकियावेली की भांति यथार्थवादी नहीं थे। तिलक का कहना था कि विदेशी साम्राज्यवाद का कोई भी स्वरूप स्वतंत्रता के लिए घातक है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत आत्मा का जीवन है। तिलक मेजिनी और बर्क के विचारों से प्रभावित थे। उनका यह विचार था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति आत्मा की स्वतंत्रता के आधार पर ही हो सकती है। तिलक ने राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता को महत्व दिया था। तिलक एक महान राष्ट्रवादी थे। 13 दिसंबर 1919 को मराठा के एक अंक में उन्होंने लिखा कि सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। वे भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरवमय मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सवों के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार करने का प्रयास किया। इसके साथ ही जो तिलक का जो राष्ट्रवाद था वह हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था। तिलक ने तो सांप्रदायिक थे, नहीं वह हिंदू मुस्लिम विभाजन में विश्वास रखते थे। तिलक के राजनीतिक विरोधियों, ब्रिटिश नौकरशाही, एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों और उनके संपादकों ने दुराग्रह से तिलक द्वारा राष्ट्रीय भावना जागृत करने में धार्मिक और सामाजिक उत्सवों के प्रयोग को सांप्रदायिक बताया था। यहाँ तक कहा गया था कि तिलक के पुनरुत्थानवाद ने मुस्लिम अलगाववाद को जन्म दिया है। तिलक ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत करने और उन्हें राष्ट्रीयता के झंडे तले संगठित करने के लिए गणपति और शिवाजी के नामों का प्रयोग प्रतीकों के रूप में किया। तिलक की राष्ट्रवाद संबंधी अवधारणा एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा थी। उनका कहना था कि आदिम जातियों में जो निष्ठा अपने कबीले के प्रति थी, वही निष्ठा आधुनिक मानव में राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। तिलक की मान्यता थी कि स्वस्थ राष्ट्रवाद वही है जो समूचे राष्ट्र में एकता पर आधारित हो। जातीय भिन्नताएं और अस्वस्थ मतांतर राष्ट्रवाद की नींव को कमजोर करते हैं। इसके साथ ही उनका मानना था कि समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद ही स्थिर होता है। तिलक के लिए स्वराज्य मात्र एक विचार था, नारा ही नहीं था। उनके स्वरूप संबंधी धारणा पर सीआई चिंतामणि ने कहा है कि स्वराज्य उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। यह उनकी निष्ठा और पूजा थी। यह उनके लिए शाश्वत और तत्कालीन आवश्यकता थी। यह उनके राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु, उनके राजनीतिक आंदोलन का लक्ष्य और सामाजिक व्यवस्था का आधार था। तिलक के लिए स्वराज्य भारत की नींव था, शिखर नहीं। इसके बिना राष्ट्रीय प्रगति, औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय शिक्षा एवं समाज सुधार संभव नहीं है। यह राष्ट्र की शक्ति और स्वास्थ्य का मूल तत्व है। तिलक को इसकी प्रेरणा प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन से मिली थी। तिलक स्वराज्य को प्राकृतिक सिद्धांत से जोड़ते थे। वे मानते थे कि स्वराज्य के लिए संघर्ष करना प्रत्येक भारतीय का प्राकृतिक अधिकार है। तिलक के लिए प्रजातंत्र और स्वतंत्रता एक रूप थे। तिलक भारतीय स्वराज्य को प्रजातांत्रिक स्वराज्य के रूप में देखते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि यह प्रजातांत्रिक स्वराज्य केवल जन जागृति, जनता के आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति और उनके आत्मविश्वास से ही निर्मित हो सकेगा। तिलक कहते थे कि जनमत एक ऐसी धारणा है
जिनसे स्वेच्छाचारी और तानाशाह भय खाते हैं। शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जताती। अगर वह एक होकर ऐसा करें तो शासक उनके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। राजनीतिक आंदोलन के लिए उदारवादियों द्वारा अपनाए जा रहे साधनों से तिलक पूर्णतया असहमत थे। उन्होंने उदारवादियों द्वारा अपनाए जाने वाले साधनों, अनुनय, आग्रह, प्रतिरोध की निरर्थकता और प्रभावहीनता पर कटाक्ष करते हुए तीन प्रार्थना, प्रसन्न करना और प्रतिरोध करना, इनसे कुछ नहीं होगा। इसके पीछे कोई न कोई ठोस शक्ति आवश्यक है। आयरलैंड, जापान और रूस के उदाहरणों से हमें सबक लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार से संघर्ष के लिए संगठित नहीं होती, तब तक ब्रिटिश शासकों से भारतीय जनता की न्याय सम्मत मांगों के प्रति किसी भी समर्थन की अपेक्षा करना व्यर्थ है। उनका कहना था कि प्रतिवेदनों से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी शक्तियों को संगठित करना होगा ताकि हम शासकों के समक्ष अपनी मांगे लेकर उपस्थित हों तो वे उन्हें न मानने का साहस न कर सकें। तिलक का कहना था कि हम भारत में ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जैसा स्वराज्य की मांग आयरलैंड के स्वराज्यवादी कर रहे हैं। तिलक के स्वराज्य में ब्रिटिश नौकरशाही के लिए कोई स्थान नहीं था। तिलक कहते थे कि हमें मंदिर के देवताओं को नहीं हटाना, हमें तो केवल पुजारियों को बदलना, अर्थात हमें ब्रिटिश सम्राट को नहीं हटाना, हमें तो ब्रिटिश नौकरशाही को बदलना है। उन्हीं के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य के लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। तिलक के इस नारे ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्वराज्य से तिलक का आशय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें भारत के आंतरिक मामलों का प्रबंध भारतीयों के हाथ में हो। यह स्वशासन एवं स्वव्यवस्था की मांग करता है। यह दृश्य सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार को बदलने और अदृश्य सरकार अर्थात भारतीयों की को स्थिर रखने के लिए कहता है। तिलक का स्वराज्य प्राचीन भारतीय दर्शन के धर्म राज्य के बराबर है। यह एक धार्मिक राज्य नहीं है, यह एक ऐसा राज्य है जिसमें शासन की शक्तियां मर्यादित हों, जिसमें शासन सत्ता का प्रयोग जनहित और लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता हो। स्वराज्य राज्य के लक्ष्यों, उद्देश्यों और प्रयोजनों से संबंधित है। स्वराज्य राज्य का औचित्य और अस्तित्व है। तिलक की स्वराज्य संबंधी अवधारणा इस प्रकार किसी एक जाति, संप्रदाय, धर्म या वर्ग से संबंधित अवधारणा नहीं थी। इसमें किसी के प्रति, विशेषकर हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति विद्वेष या पारस्परिक अविश्वास का कोई स्थान नहीं था। यह समस्त जनता के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति का साधन था। तिलक ने कहा था कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, वह समस्त भारतीय जनता के लिए होगा। भारत की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक ही औषधि है, वास्तविक सत्ता। तिलक का जो स्वराज है वह जन नियंत्रित है। तिलक के स्वराज में लोगों की सक्रिय भागीदारी है। इसमें शासन लोगों के प्रति उत्तरदायी ही नहीं अपितु लोगों की शिकायतों के प्रति भी संवेदनशील होता है। तिलक का कहना था कि स्वराज्य शासक के हाथों में शक्ति का अमर्यादित केंद्रीकरण नहीं है। यह शासन लोकहित के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है। शासन के कार्यों पर लोगों का निर्णायक नियंत्रण होता है। तिलक ने शासन पर दबाव के लिए जिन साधनों पर बल दिया है उनमें स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज है। तिलक ने उदारवादियों द्वारा अपनाए जाने वाले अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र आदि को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार तिलक के आर्थिक और राजनीतिक विचारों में हमें आमूल परिवर्तनवाद की थोड़ी झलक देखने को मिलती है। तिलक स्वदेशी को राजनीतिक आंदोलन का एक प्रभाव अस्त्र मानते थे।
वस्तुतः स्वदेशी की भांति ही बहिष्कार का उद्देश्य भी यही था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर दबाव डालकर उन्हें अपनी मांगें मनवाने के लिए बाध्य कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि इससे स्वदेशी वस्तुओं को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। तिलक का मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रभावी राजनीतिक हथियार सिद्ध होंगे। तिलक ने अपने भाषण में कहा, यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुम में आत्मत्याग, आत्मसंयम की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो। यही बहिष्कार है और यही हमारे कहने का अर्थ है। बहिष्कार एक राजनीतिक अस्त्र है। इस पर वसूल करने हम पर वसूल करने और शांति स्थापित करने में सहायता नहीं करेंगे। हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनको मदद नहीं करेंगे। हमारे सारे न्यायालय अपने खुद के होंगे और जब समय आएगा हम कर अदा नहीं करेंगे। क्या तुम अपने संगठित प्रयत्नों से ऐसा कर सकते हो? ऐसा तिलक ने देशवासियों से पूछा। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो स्वराज्य बिल्कुल भी संभव नहीं है, और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो तुम कल ही स्वतंत्र हो जाओगे। इस प्रकार तिलक से पूर्व यद्यपि स्वामी दयानंद ने स्वदेशी का सूत्रपात कर दिया था, लेकिन तिलक के लिए स्वदेशी का विचार आंदोलन का एक स्वरूप मात्र ही नहीं था, अपितु राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मसम्मान और विदेशी प्रभाव से मुक्ति का प्रतीक भी था।